तो बच्चों 12th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, होपफुली आपने उसका सिनॉप्सिस देख लिया होगा। आगे बढ़ेंगे और इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। 12th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला एमसीक्यू जो आपके स्क्रीन पर ये आपको नजर आ रहा है, देखो। एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, तो ये सोलेनॉइड का पिक्चर कुछ ऐसे होता है। ये सोलेनॉइड हमारे पास विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसका जो पूरा लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 30 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस ए का वैल्यू आपको देके रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 10⁻² का भी स्क्वायर होगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 500, नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसका वो 500 है। कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, इसके अंदर जो करंट है वो 2.5 एम्पियर का है। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ फॉर अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड। अच्छा, करंट जो है वो चेंज हो गया, मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा था वो जीरो हो गया। सो देयर इज चेंज इन करंट। कितना चेंज इन करंट? तो जब भी आप चेंज इन करंट निकालोगे इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू आपका क्या है? 0 है। इनिशियल क्या है? 2.5 है। और हम सीधा di/dt निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज इन करंट अपॉन टाइम। चेंज कितना हुआ? फाइनल 0 था, स्विच ऑफ कर दिया गया, और इनिशियल 2.5, फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा? 10⁻³ तो 10⁻³ से इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? -2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एम्पियर पर सेकेंड। कितना di/dt हो गया। ना हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, इग्नोर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। देखो मैग्नेटिक ये जो दोनों एंड्स है, इस एंड्स के बीच में कितना EMF इंड्यूस हुआ है, ये EMF हमको पता लगाना है। ना EMF इंड्यूस का क्या तरीका है बताओ? E इज इक्वल टू क्या होता है? d∅dt। E इज इक्वल टू d∅dt। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्लक्स अगर तुम निकालोगे, इसमें फ्लक्स का कुछ देके रखा हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले काम करते हैं, फ्लक्स ले लेते हैं हम लोग, या चेंज इन फ्लक्स निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है? मॉड में हम लोग d∅dt ले लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, लेकिन एक्चुअली जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल ना, तो हम मॉड d∅dt ले लेते हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेना होता है। तो जो भी वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। इनकेस अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो मॉड उसे पॉजिटिव बना देंगे ताकि हमें EMF पॉजिटिव में ही मिले। अच्छा, d∅dt में तो हम लोग फाई की बात कर लेते हैं। d/dt ऑफ फाई, फाई क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड B इंटू A, या फिर अगर हम सीधा L की ही बात करें तो भी हमारे हिसाब से काम चल जाएगा। एक काम करते हैं, रुको, E इज इक्वल टू L di/dt ले लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू L di/dt। ये फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का, या फिर इंडक्टर की अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू L di/dt ले सकते हो। ये आपका बैक EMF जो प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड EMF होता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें E इज इक्वल टू L di/dt का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टेंस का। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन मेरे हिसाब से आ गया है, उसमें छोड़ जाने दो। L कितना है बताओ? μ0। L का जो वैल्यू होता है किसी भी सोलेनॉइड का, L का जो वैल्यू होता है उसका L का फॉर्मूला होता है μ0 n² A इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। तो μ0 n² A इंटू L, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स देके रखा हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे di/dt आ जाएगा, di/dt। अगेन मॉड में ही लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देखो बाकी सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, यही वैल्यू नेगेटिव होता है, तो उसमें मॉड लगा देते हैं हम लोग। अब देखो μ0 n² मतलब क्या होता है? n, स्मॉल n जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर लिखेंगे तो ये n² अपॉन L² हो जाएगा, इंटू A इंटू L हो जाएगा, और अगेन di/dt।
तो फाइनली आप देख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, एरिया डायरेक्ट देके रखा है ना, ठीक है, ए एक एल और एल कट जाएगा अपॉन एल और फिर डी आई बाई डी टी। सारे वैल्यूज डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो ए इज इक्वल टू एल का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये म्यू नॉट हो गया। एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है, 500 है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 500 का स्क्वायर। एरिया 25 इंटू 10⁻⁴ है, तो 25, ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो गया है, 10⁻⁴ बड़ा सा कैलकुलेशन आ गया और कुछ नहीं। लेंथ 30 इंटू 10⁻², तो 30 इंटू 10⁻², और डी आई बाई डी टी हमारे पास कितना है, देखो -2.5 इंटू 10⁻³ है, लेकिन हम मॉड में ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो प्लस ले लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻3, तो 2.5 इंटू 10⁻3। इसमें और कुछ है नहीं बच्चों, बस खाली कैलकुलेशन करना है, वो तो आपको देखना पड़ेगा फिर, और कुछ नहीं कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन यहाँ पे चलने वाला है नहीं। अगर मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लूँ तो चलो, अप्रॉक्सीमेशन काम चल जाएगा, क्योंकि थोड़े से वैल्यूज जो है डिफरेंट है। देख लेते हैं एक बार चलेगा कि नहीं। इसमें एक काम करते हैं, 10⁻² यहाँ पे, और ऊपर चले जाएगा तो 10⁻5 बन जाएगा। तो एक तो ये 4 पाई है, और ये इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली, इसके बाद में कैलकुलेशन देखो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली करो, इसको अगर मैं 3.14 पे अप्रॉक्सीमेटली 3 ले लेता हूँ, तो ये 1 ये 10 हो जाएगा एक तो, और यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, ये ऊपर जाने के बाद 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तो जो इसको कैंसिल आउट कर देगा। 25 इंटू 25 का 625 हो जाएगा, तो एक हिसाब से 4 इंटू 625, और ये 10⁻⁻1 10⁻⁻6 कर देगा इसको, इतना तो हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2.5 एक और आ जाएगा यहाँ पे 2.5, और इंटू अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो चुका था इसके साथ, तो इंटू 10⁻³ बचेगा इतना तो मेरे हिसाब से बच रहा है। अब देखो 2.5 इंटू 4 करोगे, 25 4 110 हो जाएगा, 10 होने के बाद 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.25 के आसपास आ जाएगा। 6.25 आ रहा है, 6.25 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 6.5 तक आंसर आपका आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ये तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन निकाला हुआ है अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 5 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 30, 6.54 आ रहा है बच्चों, 6.54 आ रहा है। तो इन सबको अगर तुम सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैंने अप्रॉक्सीमेशन से बताया तो 6.25 मतलब इसके करीब ही आ रहा था, तो एक्चुअल वैल्यू इसका 6.54 आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका, जो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सोलेनॉइड या किसी भी इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है एल, उसका फॉर्मूला ये होता है, और जो सेल्फ इंडक्शन में से ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में, एक ही कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है। ये सेल्फ इंडक्शन का पार्ट हो गया। तो ये वैल्यूज डाल दिया, आपको आंसर मिल गया, खाली थोड़ा कैलकुलेशन लंबा छोड़ा था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। देखो मैंने आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था, अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी हो तो आप हमेशा उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो। परसेंटेज में दिया है तो हमेशा आपको 100 से डिवाइड करना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका, ये एफिशिएंसी का वैल्यू 0.9 आ गया, और इट इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट और 3 किलोवाट। देखो जिस पे वर्क करता है वो आपका इनपुट हो जाता है। ये दोनों क्या है, इनपुट मतलब प्राइमरी है, प्राइमरी या फिर इनपुट वैल्यूज है। तो ट्रांसफार्मर आपको याद होगा ना, जैसे यहाँ पे इनपुट होता है कॉइल, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट होता है, इसके अंदर कोर होता है ऐसे। तो इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट को हम प्राइमरी बोलते हैं, आउटपुट को आप सेकेंडरी बोलते हो। तो जो प्राइमरी के वैल्यूज है ये दे के रखा है, जिस पे वर्क करता है वो प्राइमरी हो जाएगा। तो प्राइमरी वोल्टेज आपको दे के रखा है, मतलब ईपी दिया हुआ है, ईपी का वैल्यू 200 वोल्ट है, और आपका जो इनपुट पावर है वो इनपुट पावर दे के रखा हुआ है, इनपुट पावर इज
ई पी इंटू आई पी। इनपुट पावर क्या होता है, ई पी इंटू आई पी होता है, ई पी इंटू आई पी। तो ई पी इंटू आई पी दे के रखा है आपको कितना, 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का मतलब होता है 3 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये आपका हो गया इनपुट पावर। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अब करंट इन द सेकेंडरी कॉइल मतलब आई एस हो जाएगा, वो अगर 6 एम्पियर है द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल मतलब ई एस चाहिए, और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ई पी, ये दोनों वैल्यूज चाहिए। नहीं, एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चाहिए। अच्छा ठीक है, आई पी चाहिए, करंट इन द प्राइमरी कॉइल मतलब आई पी चाहिए, ई एस और आई पी चाहिए, सेकेंडरी कॉइल का ई एम एफ और प्राइमरी कॉइल का करंट चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ है वो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास बस इक्वेशन ही क्या है बताओ। एक तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ई पी इंटू आई पी, सॉरी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर ई एस इंटू आई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी। एक तो ये हो गया, और उसके अलावा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो या तो आप 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दो, दोनों में से एक ही काम करना है, दोनों काम नहीं करना है। तो परसेंटेज में अगर दिया हुआ है आप इधर 100 लिखो ही मत, बस यही फॉर्मूला याद रखो। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको परसेंटेज में दिया होगा एफिशिएंसी, अगर डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट यूज करो, परसेंटेज में दिया है तो एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर दो, बाकी यहाँ पे कुछ 100 यूज नहीं करना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला, फिर आपको टर्न रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर सपोज करो आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको एफिशिएंसी 1 हो जाएगा और कुछ नहीं, तो उस केस में ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस हो जाता है। बाकी यही दो फॉर्मूला ही है, और इसी दो फॉर्मूला से आपके ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके अलावा अगर कोई बेसिक फॉर्मूला लगता है तो अलग बात है, वो हम देख लेंगे। ये फॉर्मूला बस लग जाएगा। तब आपको क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए ई एस के लिए नंबर ऑफ टर्न्स की तो कहीं बात ही नहीं की गई है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ टर्न्स को भूल ही जाओ। तो हमें क्या चाहिए, ई एस चाहिए। अब ई एस के लिए बाकी सब कुछ पता होना चाहिए। अब ई एस तुम देखोगे तो एफिशिएंसी तो हमें पता है, हमें पूरा का पूरा ई पी आई पी दे के रखा हुआ है, तो तुम्हें आई एस नहीं मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल लो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी। तो ये आपको दे के रखा हुआ है 0.9, एफिशिएंसी इज 0.9, और ई एस का वैल्यू हमें ढूंढना है, और आई एस का वैल्यू हमको दे के रखा हुआ है 6। ई पी आई पी यानी कि इनपुट पावर ई पी आई पी 3 इंटू 10⁻³ होगा, तो 3 इंटू 10⁻³, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 0.3। तो ई एस का वैल्यू जो होगा वो 0.3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू 300 वोल्ट। तो ई एस का वैल्यू 300 वोल्ट आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक में ही है, सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे बाकी आपको अगर मान लो दूसरी चीज़ भी निकालनी है, आई पी भी निकालना है, तो आई पी वैसे निकल आएगा, किस फॉर्मूले से निकल आएगा बताओ, इसी में से निकल आएगा या इसी में से निकल आएगा। देखो ई पी आई पी 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है ना, ई पी आई पी जो इनपुट पावर है वो 3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है। तो अगर आपको ई पी पता चल गया है, या ई पी पता है, ई पी पता है कि नहीं पता, ई पी भी पता है आपको 200, तब क्या है, तो 200 आई पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻³, तो 2 0 यहाँ से चला जाएगा, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आई पी का वैल्यू 15 वोल्ट हो जाएगा, हो गया आप, सॉरी 15 एम्पियर हो जाएगा। तो ये वैसे यहाँ पे निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्यों बताओ, ई एस 300 वोल्ट आ गया ना। वैसे भी ये 2 स्टेप आप निकाल ही लो, ताकि आपका जो आंसर है वो कंफर्म हो जाए कि यही आंसर आएगा, 300 वोल्ट एंड 15 एम्पियर। A metal disc of radius r rotates with an angular velocity omega about an axis perpendicular to its plane passing through its center in a magnetic field of induction B acting perpendicular to the plane of the disc. The induced EMF between the rim and the axis of the disc is. देखो यहाँ पे भी डिस्क है, हमने डिस्क का वैसे तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर पढ़ा था कि अगर मान लो एक रॉड है, उस रॉड का लेंथ अगर L है और वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, मान लो ये आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है, और अगर वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, जस्ट अ सेकेंड ना, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, तो इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग मोशन ईएमएफ बोलते हैं। रोटेशन की वजह से ये जो ईएमएफ होता है वो होता है आपका हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस रॉड के बजाय एक डिस्क है और वो रोटेट हो रहा है,
सेम वही सिचुएशन है, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ पे अब रॉड के बजाय एक डिस्क रोटेट हो रहा है तो इसके इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन रिम एंड द एक्सिस ऑफ द डिस्क। रिम मतलब होता है आपका एंड्स, ये एंड, इसको रिम बोला जाता है। ये पूरा जो सरकमफेरेंस है वो रिम होता है और ये आपका क्या है, एक्सिस है, मतलब यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, देखो कि आपका जो पूरा का पूरा डिस्क, ये पूरा भरा हुआ है, ये इस तरह से पूरा भरा हुआ है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं पूरा का पूरा डिस्क जो है वो छोटे छोटे ऐसे रॉड से मिलकर बने, छोटे छोटे रॉड से मिलकर बने इस तरीके से। और मुझे एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे रॉड्स है, पूरा मिलके बना है और सारे रॉड्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। अगर इन रॉड्स को मैं सेपरेट करूं तो देखो सारे रॉड का एक एंड यहाँ से कनेक्टेड है, रिम से कनेक्टेड है, और सारे रॉड्स का दूसरा एंड जो है एक्सिस से कनेक्टेड है। तो ये एक्सिस और ये मान लो आपका रिम, रिम मतलब पूरा ये आपस में कनेक्टेड है तो अगर ये आपका रिम है, यहां पे ये रिम है, ये पूरा सर्कल का रिम है, और ये मान लो आपका एक्सिस है, तो सारे के सारे रॉड जो है ना वो रिम और एक्सिस के बीच में ही है। ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड, मतलब मैं सिर्फ कनेक्शन दिखा रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, पर रॉड के सारे एक एंड एक्सिस से कनेक्टेड है और रॉड का सारा एंड दूसरा एक्सिस से कनेक्टेड है। हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि आपका जो पूरा का पूरा ये डिस्क है ये ऐसे बहुत सारे रॉड से मिलके बना हुआ है, जिसका एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे। अब सारे रॉड को तुम देखोगे तो अगर मान लो किसी एक रॉड के बीच में ईएमएफ अगर ई इंड्यूस होता है तो सारे रॉड्स के बीच में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि सारे रॉड्स जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है। और कभी भी पैरेलल कनेक्शन में क्योंकि एंड्स सेम होते हैं तो एंड्स के बीच में आपका जो ईएमएफ या वोल्टेज होगा वो वोल्टेज सारे रॉड्स के लिए सेम होगा। तो हम किसी एक रॉड का ईएमएफ निकाल लेते हैं, वही ईएमएफ आपके एक्सिस और रिम के बीच में होगा, वही ईएमएफ सारे रॉड्स के बीच में होगा, क्योंकि सारे रॉड्स इन दोनों के बीच में ही कनेक्टेड है। तो तुम किसी एक रॉड को पकड़ो, इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ निकाल लो, तो वही आपका रिम के अक्रॉस ईएमएफ हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको बी लिख देते हैं, बी भी मत लिखो, ये रिम लिख दो ऐसे, रिम, ठीक है। तो अब ये एक रॉड को अगर तुम पकड़ोगे तो ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही है कि भाई आपका ओमेगा ना, ओमेगा से कि एक रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, उसका लेंथ एल था, तो उसके अक्रॉस इतना ईएमएफ है। तो इस रॉड के अक्रॉस भी क्या होगा बताओ, बस इसका लेंथ जो है वो आर के बराबर है। तो इस रॉड के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर था, इस रॉड का लेंथ आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका जो ईएमएफ है इस रॉड के अक्रॉस है, और रॉड किसके बीच में कनेक्टेड है, एक्सिस और रिम के बीच में। तो एक्सिस और रिम के बीच में जो आपका ईएमएफ आएगा वो हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इज योर ऑप्शन बी, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, हाँ ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू कॉइल्स पी एन एस हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, दो कॉइल है यहाँ पे और उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 3 into 10⁻³ हेनरी। ओके, इफ द करंट इन द कॉइल P इज, अब देखो कॉइल P के अंदर जो करंट यहाँ पे देके रखा हुआ है वो आपका है 20 sin 50 pi t then the maximum value of the EMF induced in the coil S। अब देखो ये पहला कॉइल है P और ये दूसरा कॉइल है S। ना देखो जो जिस कॉइल में करंट चेंज होता जाएगा उसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे पी कॉइल में प्राइमरी कॉइल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर करंट देखो चेंज हो रहा है, करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम तो चेंज होगा ही, करंट भी चेंज हो रहा है, तो ये प्राइमरी कॉइल का करंट लिख दिया। अब ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में। तो सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये हम देख चुके हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ES = -mdIp/dt, राइट। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ हमें मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ चाहिए होगा, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम मॉड में डाल देते हैं। तो ES = mdIp/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तुम, d/dt ऑफ IP का वैल्यू क्या है 20 sin 50 pi t ठीक है। तो अगर आप तुम देखोगे यहाँ पे तो m का वैल्यू कितना होगा
n का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ होगा। 20 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 50 पाई टी। लेकिन डेरिवेटिव में ध्यान रहे आपको, आपने चेन रूल पढ़ रखा होगा कि सिर्फ यहाँ पे टी नहीं है। अगर सिर्फ साइन टी होता तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाता। टी के अलावा और भी कुछ है। अब टी के अलावा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ जो भी कांस्टेंट अटैच्ड है, वो कांस्टेंट आपके आंसर से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपका डेरिवेटिव का रूल है कि अगर टी के साथ कोई दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट भी आपके आंसर में, डेरिवेटिव के आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 55 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 पाई। बस अब आपको क्या करना है, अब ये मॉड के अंदर, मॉड को हटा दो, वैसे भी कुछ मुझे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है। मतलब कॉस का जो भी वैल्यू रहेगा वो तो टाइम वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट है। बाकी सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1000 पाई। तो 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3000। 3000 पाई इंटू 10⁻³ मॉड हटा दो आप, कॉस 50 पाई टी आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ES का जो वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल में वो आ जाएगा 3 पाई। और 3 पाई का मतलब क्या होगा, 3 पाई, पहले रहने दो इसको, 3 पाई कॉस 50 पाई टी, 50 पाई टी। इन्होंने मैक्सिमम EMF पूछा सेकेंडरी कॉइल में। ये तो भाई चेंजिंग EMF है, वेरिएबल है, वो तो कॉस्ट और टी पे डिपेंड करता है। टी जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपका EMF का वैल्यू चेंज होगा। पर अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है सेकेंडरी कॉइल का, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब साइन और कॉस के साथ जो अटैच्ड होता है, क्योंकि साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 डाल दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपका EMF का आ जाएगा। जो पीक वैल्यू होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो 3 पाई है। और 3 पाई मतलब 3.14 3 इंटू 3.14, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 3 ज़ा 12, 3 4 9.42 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई चलो आगे बढ़ो। If n is the number of turns in a circular coil, the value of its self inductance varies as। self inductance मतलब L, और कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल है तो कॉइल का जो L होता है, मैंने पहले बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 n² L इंटू ए। L जो है उसका लेंथ है, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। अब चाहिए क्या इनको, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वैल्यू ऑफ इट्स सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज। तो n, तो ठीक है, आप देखो n जो होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये n क्या हो जाएगा, n²/L² हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू L इंटू ए। तो L कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में आपका n²A/L आ जाएगा। तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। ये तो सिंपल था, फॉर्मूला बस देखना था और कुछ नहीं। The charge which will flow through a galvanometer of resistance 200 ohm connected to a 400 ohm circular coil of 1000 tons wound on a wooden stick 20 mm in diameter, if a magnetic field B is parallel to the axis of the stick decrease suddenly to 0, nearly is। देखो इसमें क्या थोड़ा देके रखा हुआ है, आपका एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के थ्रू कितना चार्ज पास हो रहा है। अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम कनेक्टेड टू 400, हाँ 200 ओम है। इस कॉइल का भी खुद का रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है, इसका R' लिख देते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इसका R लिख देते हैं कितना, 400 ओम। देखो इस कॉइल का रेजिस्टेंस 400 ओम है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 200 ओम है, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर लगा है आपका, नहीं एक सेकंड कर क्या रहे लोग, ये मान लो चलो कनेक्ट कर दिया अच्छा हाँ, अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर वो देखो, तो चार्ज विच विल फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम कनेक्टेड टू अ 400 ओम सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, इसके अंदर 1000 टर्न्स भी है,
wound on a wooden stick 20 mm in diameter, इसका डायमीटर देके रखा हुआ है, एक वुडन स्टिक पे डाल रखा है, इसका मतलब इस वुडन स्टिक जो है उसका जो भी डायमीटर होगा कॉइल का भी वही डायमीटर होगा। डायमीटर 20 mm का मतलब होता है 20 × 10⁻³ मीटर और 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो हट जाएगा, -2 आ जाएगा। If a magnetic field 0.012 Tesla parallel to the axis of stick decrease suddenly to 0, okay, ठीक है। अब इसके थ्रू हमने क्या किया, ये जो आपका कॉइल है इस कॉइल के एक्सिस के पैरेलल, मतलब इस कॉइल के परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सिस तो सीधे जाएगा, उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया। तो एक्सिस के डायरेक्शन में डाला, इसका मतलब आपके कॉइल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भेज दिया। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो 0.012 टेस्ला था, जो कि चेंज होकर 0 हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पहले तो आपका 0.012 टेस्ला था, अब बाद में इसे 0 कर दिया गया। कितने टाइम में किया, मेरे हिसाब से ये तो नहीं दिया हुआ है, चलेगा। हमको पूछा ये गया है कि भाई इस सर्किट के थ्रू आपका या इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू बोला है कि कितना चार्ज पास होगा। अब जितना करंट पास होगा उसके हिसाब से आपका चार्ज पास होगा, तो हम देख लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 है। पहली बात तो ये कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया इसके थ्रू 0.012 से 0 कर दिया, तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही करंट प्रोड्यूस करेगा, और उसी करंट की वजह से चार्ज पास होगा। तो एक बार आपको करंट मिल जाए तो करंट से आपका चार्ज का रिलेशन है। करंट जो होता है टोटल चार्ज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, तो चार्ज अपॉन टाइम आपका करंट आ जाता है। अब करंट कैसे निकालोगे, तो पहले करंट के लिए हम देखते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके अंदर। तो ये तो सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो आपका होता है E = d∅/dt। हम वैसे फ्लक्स के टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ है ये दे के रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज हुआ है अगर इसकी बात की गई है तो हम फ्लक्स लेंगे हमेशा। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए तो फॉर्मूला फ्लक्स वाला लेंगे। दो फॉर्मूला है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने का, L/di/dt। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला जो है यहीं से आया है, ये बेसिक फॉर्मूला, ये फैराडेस लॉ है, E = चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम d∅/dt। तो d∅/dt क्या है, चेंज इन फ्लक्स है। फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें नेगेटिव पॉजिटिव से लेना देना नहीं, तो हम क्या करेंगे, मॉड डाल देंगे। अब सुनो, E = हम क्या लिख सकते हैं, I/R लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो R है, एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे, इधर R, और दोनों R सीरीज में है, तो हम इसे क्या करेंगे, R टोटल लिख देंगे। E = IR होगा, V = IR होता है ना, वोल्टेज = करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो IR टोटल एंड दैट विल बी इक्वल टू d∅/dt। d∅/dt, अब d∅/dt में फाई क्या होगा बताओ, फ्लक्स क्या होगा। कॉइल के थ्रू फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, फ्लक्स = B × A × cos θ होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करना है, N × B × A। अब देखो क्योंकि परपेंडिकुलर है, अब देखो मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका कॉइल है, और अगर कॉइल के परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड भेजा है, मान लो कॉइल है, कॉइल के परपेंडिकुलर आपने मैग्नेटिक फील्ड भेजा है, तो अगर मान लो मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, एरिया वेक्टर हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर बनाया जाता है या एरिया के परपेंडिकुलर बनाया जाता है। तो एरिया का परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, पहले मैंने आपको फ्लक्स निकालना ही कैलकुलेट कराया था। अब देखो आपका जो थीटा होता है वो हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो cos थीटा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो ऐसे केस में अगर आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B × A × cos θ होता है, और cos θ तो आपका 1 हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा टर्न आया तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स सीधा सीधा क्या हो जाएगा, N × B × A। अब वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, N × B × A। अब इसमें एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चेंज हो रहा है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जा रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, N और A बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, dB/dt, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम। dB मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम। यहाँ क्या आएगा बताओ, अब यहाँ पे देखो I क्या होता है, करंट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो जो भी चार्ज पास हो रहा है Q और अपॉन जो भी यहाँ पे टाइम लग रहा है वो T से डिवाइड कर दो और यहाँ पे R टोटल आ जाएगा, तो हमें चार्ज कितना पास हुआ पता चल जाएगा। नाउ सी आगे हम बढ़ते हैं, Q अपॉन T अपॉन R टोटल विल बी इक्वल टू N इंटू ए तो रहेगा ही। अच्छा एरिया की बात कर लेते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, क्योंकि इन्होंने एरिया नहीं दिया, इन्होंने डायमीटर दे के रखा हुआ है। अब ये भी बात ध्यान में रख ही लो कि अगर एक सर्कल है उसका रेडियस अगर r है, इनका रेडियस नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया होता है या तो पाई r स्क्वायर होता है, और अगर इसका डायमीटर d है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा। अगर मैं r का वैल्यू d/2 डाल दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, d²/4 हो जाएगा। तो आपसे याद रखना एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर रेडियस है तो पाई r स्क्वायर, डायमीटर है तो पाई d²/4। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पाई d²/4 लिख रहा हूँ, इसलिए बोला मैंने। एरिया का वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं पाई d²/4। अंदर क्या होगा बताओ, अंदर dv मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और dt मतलब होता है टाइम, तो आप सीधा टाइम t लिख दो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, Q अपॉन T। अब टोटल R क्या होगा बताओ, एक R आपका यहाँ पे है कॉइल का और एक आपका गैल्वेनोमीटर का, तो ये आपका R प्लस R डैश हो जाएगा इज इक्वल टू N पाई d²/4। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 माइनस 0.12, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0.12, 0.012 बार में डाल देंगे ताकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, और टाइम जो है वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो उसको आप मॉड से हटा दो। यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q इंटू आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश कितना हो जाएगा बताओ, 200 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000 है, 1000 पाई d²/4, तो ये हो जाएगा 1000 पाई d² का वैल्यू 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4, और ये मॉड है, मॉड। नाउ 0 माइनस 0.1012, तो ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन मॉड से निकालोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 0.012 आ जाएगा। यहाँ से आपको चार्ज Q का वैल्यू मिल जाएगा बड़े आसानी से। तो यहाँ आप देखोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन ही आ गया है, तो Q का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.12 हो जाएगा, 0.12 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर करने पर अपॉन 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 4 और 4 हो जाएगा कैंसल, 6 1 और 6 0 पॉइंट, अगर मैं ऊपर नीचे आई थिंक 0.02 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ऊपर नीचे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 हो जाए, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ, आंसर क्या देके रखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 पाई 10⁻² वहाँ भेज दो, तो ये 10⁻6 हो जाएगा, कूलम आ जाएगा। 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 6.28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.28, पाई का वैल्यू 3.14 डालोगे तो 10⁻6 कूलम मतलब माइक्रो कूलम, तो 6.28 माइक्रो कूलम मतलब 6.3 माइक्रो कूलम आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस था और एक एक करके मैंने आपको स्टेप समझा दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum with bob of mass m and conducting wire of length L swings under gravity through angle theta. Okay, the component of Earth's magnetic field in the direction perpendicular to the swing is B. Maximum EMF induced across the pendulum is. अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऊपर से नीचे तक स्विंग करता है, तो ये आपका मान लो ये स्ट्रेट एक्सिस है। अब वो क्या है कि आपका पेंडुलम मान लो थीटा एंगल तक ऊपर जाता है, और इस पेंडुलम में इसमें तो कुछ नहीं है, बस ये जो आपको वायर दिख रहा है ये कंडक्टिंग वायर है, तो एक कंडक्टर है मान के चलो, और एक कंडक्टर इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे की ओर, तो ऑब्वियसली बात है ये मूव करते करते यहाँ पे नीचे आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद आपका वायर भी ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, और ये पूरा वायर का लेंथ है अपना।
तो जब यहाँ से इसको छोड़ोगे तो थीटा एंगल कवर करके जब वो नीचे आएगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं थी, पर यहाँ पे आते आते इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी एंड इट विल हैव, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। वैसे तो यहाँ पे छोड़ने के बाद ही इसके पास वेलोसिटी आ जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जो यहाँ तक आएगा। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं v0 लिख देता हूँ। इन्होंने क्या पूछा है कि अब ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाइब्रेट हो रहा है या ऑसिलेट हो रहा है। इस तरीके से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जो इसमें मूव कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे घुस रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर ऐसे घुस रहा है तो आप मान के चलो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, कुछ परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है। तो ये सिचुएशन क्या हो गया बताओ? ये मोशनल ईएमएफ का सिचुएशन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक रॉड रोटेट कर रहा है, याद करो। और रोटेट करते समय उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, अगर आपको याद होगा तो हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये लेंथ एल देके रखा हुआ है, एल तो पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी पता है, बस हमें ओमेगा का पता करना है कि ओमेगा क्या होता है। अगर हमें ओमेगा पता चल गया तो हो जाएगा। अब देखो ये वैसे भी आप मान के चल सकते हो कि बॉब आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपका जो v0 है v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? v0 बाय आर हो जाएगा। और r का मतलब क्या है यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू v0 अपॉन आर। मतलब अब ये जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस जो है वो तो लेंथ एल ही होगा ना, और यहाँ से लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, तो ये सर्कल का रेडियस हो गया, तो आर की जगह पे एल आ जाएगा। तो हमें ओमेगा इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, पर यहाँ पे हमको v0 भी तो नहीं पता है। अगर हमें v0 पता चल गया तब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है सर्कुलर मोशन के लिए। आप लास्ट वाला पार्टिकल को पकड़ लो, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा जिसका रेडियस एल होगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v0 बाय आर, और आर की जगह पे आप एल लिख सकते हो, क्योंकि ये जो बॉब है आपका वो एल जो आपका रेडियस है, इस एल रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पर हमें v0 भी नहीं पता, और हमें एक्चुअली में सिर्फ ये v0 ही पता करना है। ये v0 एक बार पता चल गया, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे v0 पता कैसे करोगे? सी, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब आप तुम उसको छोड़ते हो, इसको पॉइंट ए पकड़ लो और इसको पॉइंट बी पकड़ लो। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है। तो मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है इसलिए मैं नीचे वाले पार्ट का निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है आपके ओमेगा पे। मतलब ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? वी पे, v0 पे। तो जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगा वहीं पे मैक्सिमम ईएमएफ आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड 0 था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लग जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आएगा। मैक्सिमम स्पीड होगा तो मैक्सिमम ओमेगा होगा, और मैक्सिमम ओमेगा होगा तो आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ आपका ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो फिक्स है। तो इसलिए हम यहाँ वाले पार्ट पे निकालेंगे, इस वाले पार्ट पे v0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है। और देख लेते भी v0 है क्या, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा v0 का। तो देखो होता क्या है, जब आप ए पोजीशन पे उसको छोड़ देते हो, तो आप जब उसको ऊपर लेके जा रहे हो, ऊपर लेके जाने का मतलब है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। और जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हो इस पॉइंट पे, और उसको अगर आप छोड़ दोगे तो वापस जब वो सबसे नीचे में आएगा तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसका सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में, और इसके वजह से स्पीड पकड़ लेता है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर था वो सारा का सारा नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। हे भगवान, क्या लिख रहा हूँ मैं? एम जी एच हो जाएगा, एम जी एच। और एच कितना? तो आप नीचे से हाइट देख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो देखो, एक काम करते हैं, यही वाला रहने देते। देखो ये हाइट है, यहाँ पे मान के चल रहा है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस हाइट पे, नीचे वाले हाइट पे 0 है, ठीक है। और यहाँ से तुमने इसको यहाँ उठा के लेके गए, इस हाइट तक लेके चले गए, तो इतना हाइट आया ना। तो ये जो हाइट आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही आपका हाइट जो है ये h है। इतना हाइट h आप ऊपर लेके गए थे उसको, तो mgh। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो है पार्ट, इतना आप ऊपर लेके चले गए उसको,
तो इस हाइट h को ऊपर ले जाने की वजह से इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस से h हाइट नीचे आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से वापस जीरो हो गया। अगर मैं यहाँ जीरो मान के चलूँ तो जीरो हो गया, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में पॉइंट बी पर। दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर या वी नॉट का स्क्वायर। एम और एम गया, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो 2gh हो जाएगा। अब यहाँ पे हम h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। h का वैल्यू ये कैसे निकालोगे देखो, आप एक काम करो, यहाँ पे ये अगर h है, इसको आप यहाँ पे x मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हमें पता है कि h जो होगा वो पूरा l है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लेंथ पूरा जब यहाँ आएगा ऐसे 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 ऐसे, अगर सपोज करो ये जब आपका यहाँ, ये जब ऐसे इस तरीके से नीचे आता है यहाँ पे, तो यही लेंथ L आपका इधर आ जाएगा। तो ये पूरा L है, ये पूरा L है। इस L में से अगर आप x माइनस कर दोगे तो h बच जाएगा। तो h इज नथिंग बट पूरा L माइनस x। h इज नथिंग बट पूरा L माइनस x। ठीक है, अब x क्या होगा बताओ, इसको 1 लिख दो। x क्या होगा, इसमें एक काम करो, आप इस वाले ट्राइंगल में cos थीटा लगा लो। cos थीटा आपको LX में रिलेशन मिल जाएगा। cos थीटा क्या होगा बताओ, थीटा का एडजेसेंट साइड x अपॉन L, तो x अपॉन L, x अपॉन L। तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, x विल बी इक्वल टू L cos थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपका वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, योर वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g L माइनस, और x का वैल्यू क्या मिला हमको, x चाहिए था ना, L cos थीटा, L cos थीटा। ठीक है, तो L कॉमन ले लो आप, बाहर आ जाएगा 2g L 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। नाउ सी 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो हमें आपको हर ऑप्शन में आपको sin थीटा दिख जाएगा, तो हमें इसको उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस cos थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा। तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेते हो तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 से बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन g और l तो अकेले है ना, तो ये अंडर रूट रह जाएंगे g इंटू l। ये हो गया आपका वी नॉट। अब जैसे मैंने आपको बताया वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आर ओमेगा हो जाएगा। आर ओमेगा होता है, तो वी नॉट इज इक्वल टू हम यहाँ पे एल ओमेगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल जो होगा वो रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा, इसमें ये बॉब जो है वो घूम रहा है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी नॉट इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, वी नॉट अपॉन एल। ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला जो ईएमएफ इंड्यूस होने का है इनके बीच में, वो क्या है, हाफ, क्योंकि ये मान के चलो आप रॉड है ये, और ये रॉड कंडक्टर जो है वो रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जिसमें ईएमएफ आएगा वो हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बी, ओमेगा का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे वी नॉट अपॉन एल है, और वी नॉट का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज वी नॉट अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, एक एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बी एल, बाद में वी नॉट का वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट जी एल, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल, p इंटू एल इंटू अंडर रूट जी एल इंटू साइन थीटा बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, इसलिए मुझे टाइम लगा आपको एक एक करके समझाने के लिए किस तरीके से सिचुएशन आया। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बी एल रूट ऑफ जी एल देखो कहाँ पे है, बी एल साइन थीटा रूट ऑफ जी एल। अच्छा, रूट ऑफ जी एल का मतलब जी एल का पावर 1/2, तो जी एल का पावर 1/2 एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है,
पर यहाँ पे 2 BL डाला हुआ है, यहाँ पे डी ऑप्शन में BL डाला हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आधा आधा इधर चला गया, जो आंसर हमारे पास आया ऑप्शन डी है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन LCR सर्किट इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीज देन द LCR सर्किट, यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये एक्चुअली अगले चैप्टर का है बच्चों, AC सर्किट्स वाले चैप्टर का है, ये गलती से यहाँ पे आ गया है, एक्सट्रीमली सॉरी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम लोग, ठीक है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड L हैविंग डायमीटर D, let N be the number of turns per unit length, the inductance per unit length near the middle of a solenoid is। अब देखो ये आपका सोलेनॉइड है, मान के चलते एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके बीच में उन्होंने इंडक्टेंस पूछा है, क्या इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा है सोलेनॉइड का। तो हमारे पास तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, कितनी बार हम लिख चुके हैं, μ0 N² L × A। तो आपका इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो L को यहाँ ले आओ, μ0 N² × A हो जाएगा। इन्होंने इसका डायमीटर दे के रखा हुआ है, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है। अब क्योंकि ये सर्कल है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो सर्कल का जो एरिया डायमीटर के टर्म्स में होता है क्या होता है, πd²/4, πr² होता है या πd²/4। इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का यही फॉर्मूला आ जाएगा, μ0 N² πd²/4, μ0 N² πd²/4, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, a wire of length L carries a current I if the wire is turned into a circular coil and kept in a uniform magnetic field B, the maximum magnitude of torque in the given magnetic field will be। यार बच्चों टॉर्क का क्वेश्चन जो है ये आई थिंक चैप्टर नंबर 10 वाला है, लेकिन ठीक है, अब पिछले चैप्टर का है तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, क्या पता उसमें आ गया हो गलती से। तो चैप्टर 10 का है, तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप करंट कैरिंग कॉइल रखोगे, करंट आई फ्लो हो रहा है ना उसके अंदर, ये एक्चुअली उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम मान के चलते कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर एंगल नहीं दिया है तो हम परपेंडिकुलर ही मान के चलेंगे। और इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपका कॉइल रखा हुआ है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो टॉर्क का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, टॉर्क किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है म्यू बी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है कि नहीं, हाँ बी बोला है ना, म्यू बी साइन थीटा होता है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स अच्छा म्यू में आ जाएगा। अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n × I × A, पर यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही टर्न है तो म्यू का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दोगे n × I × B × साइन थीटा, और क्योंकि एक ही टर्न है तो ये 1 हो जाएगा। करंट आपका I दिया हुआ है स्मॉल i, तो स्मॉल i लिख दो, और एरिया आपका क्या होगा बताओ। अच्छा ये एरिया की बात हम करेंगे। देखो पहले क्या बोला है कि वायर का लेंथ L था, बाद में उस वायर को सर्कल में मोड़ दिया गया, यही ना। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका वायर है उसका जो लेंथ था, उसका लेंथ L देके रखा है, वायर का जो लेंथ था वही लेंथ को सर्कल में मोड़ दिया गया ऐसे। तो सर्कल का जो लेंथ या सर्कमफेरेंस बोले हम 2πr, वही आपके वायर का लेंथ हो गया, स्ट्रेट वायर का लेंथ, उसी को मोड़ दिया तो सर्कमफेरेंस बन गया सर्कल का। तो 2πr = L हो जाएगा। तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, r विल बी इक्वल टू L/2π, ये हो गया आपका r का वैल्यू। अब यहाँ से तुम एरिया निकाल लो, एरिया = क्या हो जाएगा πr², और मुझे एरिया जो है L के टर्म्स में मिल जाएगा, πr² का मतलब L²/4π², तो पाई और पाई कैंसल, और एरिया का वैल्यू L²/4π हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपका एरिया यहाँ पे आपको मिल गया है L², किधर गया, L²/4π², r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एरिया का वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, L²/4π² डाल दिया, नहीं सॉरी 4π है ना सर, 4π है, मल्टीप्लाइड बाय b। बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा में बेसिकली क्या होता है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, म्यू और बी, और म्यू क्या होता है, म्यू राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिया जाता है, म्यू और बी के बीच में एंगल थीटा देखना रहता है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मान लो करंट या तो ऐसे फ्लो होगा या तो ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो अब अच्छा इसमें एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ है भाई,
ऐसे कॉइल रहेगा तो शायद इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क लगने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहना पड़ेगा। ठीक है, आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे डाल दो, ये जो भी आपको दिख रहा है। बाकी सब कुछ ठीक था। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल दिया ही नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अगर नहीं दिया है तो ऐसे केस में हम क्या मान के चलेंगे, और नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के पैरेलल है, ऐसे है। क्योंकि इसी अच्छा इसमें नहीं, एक सेकेंड, इन्होंने बोला है ना वैसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोला है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा लिख दो यहाँ पे पहले तो साइन थीटा लिख दो। चलो इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। मैक्सिमम वर्ड यूज किया है ना, समझ गया मैं। तो मैक्सिमम केस में क्या हो जाएगा? b इंटू आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो जब आप टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो उस केस में साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू डाल दो जो कि 1 है, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा b इंटू आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 सिंपल। b इंटू आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4 विच इज ऑप्शन डी। यस, राइट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो देखते हैं यहाँ पे, द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ अ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स n इंक्रीजेस एज। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स n फिक्स करके रखा हुआ है तो हमें n के टर्म्स में ही देखना पड़ेगा उसे। तो आप एक काम करो, पहले तो जो भी सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलेनॉइड का उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्क्वायर कर दो L इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर। हमें नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म्स में ही निकालना है क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ अरे यार ये क्या कर रहा है मक्खी भाई, हटो हटो हटो, हट जा भाई हट जा। हाँ, n स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल इंटू ए, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन एल हो जाएगा, एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो एल, अगर मान लो मैं नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स कर देता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ, तो आपका 2 वेरिएबल आ जाता है। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो रहा है और एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो एल बढ़ेगा और लेंथ कम करोगे तो एल बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो एल बढ़ेगा और लेंथ आपका कम करने पर एल बढ़ेगा। तो एल डिक्रीज होना चाहिए और ए इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हमें सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करना है। सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज करना है तो एरिया बढ़ाना होगा और लेंथ कम करना होगा। एल डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आ गया, हैज NS to NP रेशियो ऑफ 20:1। तो NS यानी कि सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल का जो रेशियो है वो आपका 20:1 है। ठीक है, इफ 8 वोल्ट आर डेवलप्ड अक्रॉस 0.4 ओम सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखो तो उन्होंने थोड़ा सा अलग चीज देके रखा हुआ है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है तो उसको मैं RS लिख देता हूँ और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 0.4 ओम दिया हुआ है और इसके अक्रॉस इन्होंने बोला है कि 8 वोल्ट डेवलप हुआ। सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको हम ES लिखेंगे एंड दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस 0.4 दिया हुआ है। द प्राइमरी करंट विल बी, और पूछा ये गया है कि भाई आपका प्राइमरी करंट क्या होगा, समझे। अच्छा, इसमें अगर इन्होंने एफिशिएंसी नहीं दिया है और एफिशिएंसी की हमें अगर ज़रूरत पड़ी, अगर नहीं दिया हो तो आप मान के चलो कि इसका एफिशिएंसी जो होगा वो 100% होगा, यानी कि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर नहीं दिया है तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर ही मान के चलेंगे क्योंकि एफिशिएंसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, करंट इन्वॉल्व है इक्वेशन में। नहीं दिया है तो क्या करेंगे? मान के चलेंगे एफिशिएंसी जो आपका 100% है। 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है चलेगा। तो मैंने बताया था अगर परसेंटेज में एफिशिएंसी है तो 100/100 आप 1 मान के चलो। अगर नहीं दे के रखा है तो एफिशिएंसी आप या फिर सीधा 1 ही बोल दो, मैं बोल देता हूँ 1 ही। एफिशिएंसी क्या है? 1 है। अगर नहीं दिया है तो आप आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलोगे, एफिशिएंसी 1 मान के चलोगे। सॉल्व कैसे करोगे?
पहले तो आप ईएमएफ निकाल लो, NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। ये रेशियो आप ये यूज कर सकते हो। और अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसके अलावा आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक और इक्वेशन आता है IP अपॉन IS, उल्टा हो जाता है। पर ये करंट वाला केस जो है ये तभी आप यूज कर पाओगे अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नहीं है तो सिर्फ इतना इक्वेशन यूज होगा, NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो एफिशिएंसी का, मैंने बताया था आपको, एफिशिएंसी ES IS अपॉन EP IP, ये यूज होता है। पर अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आप करंट वाला भी यूज कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि इधर S और P है तो करंट के केस में उल्टा हो जाता है, P और S हो जाता है। और ये आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इक्वेशन वैलिड है। मैंने जो सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस वीडियो में देखना, लास्ट में ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ क्लियर करके दिया हुआ है। तो देखो आपको ES का वैल्यू देके रखा हुआ है। आप एक काम करो, यहाँ पे मेरे हिसाब से NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS है, लेकिन आपको IP तो पता नहीं है, आपको ES पता है, EP का भी कुछ केस पता नहीं है। तो आप एक काम करो, पहले तो मेरे हिसाब से अगर सपोज करो आपको IS मिल जाए, अगर आपको IS मिल जाए तो आप ये दिस इक्वल टू दिस यूज करके काम कर सकते हो। तो अभी काम करो, आप पहले ना IS ढूंढ लो, और IS ढूंढ सकते हो। E इज इक्वल टू IR होता है, तो ES इज इक्वल टू IS इंटू RS हो जाएगा। ES का वैल्यू कितना है, 8 है। IS का वैल्यू पता नहीं, RS का वैल्यू 0.4 है। तो IS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 0.4 दैट इज इक्वल टू 80/4 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो IS 20 एम्पियर मिल गया। अब पहले वाले इक्वेशन पे जाओ, NS अपॉन NP इज इक्वल टू, ये सीधा ये लो, IP अपॉन IS। IS मिल गया, NS अपॉन NP देके रखा है 20, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू IP अपॉन IS का वैल्यू भी 20 है। तो यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। NS अपॉन NP 20 है, और IP अपॉन IS की अगर हम बात करें, हमको ढूंढने क्या बोला, अच्छा सॉरी, IP अपॉन IS 22400 हो जाएगा। यार ये गड़बड़ है कुछ। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज NS अपॉन NP रेशियो 20:1। गड़बड़ तो यहीं पे है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर अगर है तो NS अपॉन NP 20:1 नहीं, 1:20 होना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपका 12 ही दिया हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन 12 will be equal to, just a second, let me check the question. 12 या हाँ गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। 20:1 है ना, नहीं ऐसे नहीं आएगा। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो रेशियो आपका देखो, आउटपुट का रेशियो जो है वो कम होना चाहिए। स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल का कम होता है, प्राइमरी का ज़्यादा होता है। तो इसमें गड़बड़ है, 1/20 होना चाहिए ये। तो या तो ये NP NS लिखना चाहिए था, इसमें गड़बड़ कर दिया उन्होंने। या फिर हम समझ के लें, स्टेप डाउन लिखा हुआ है ना, तो हम समझ के लें सेकेंडरी कॉइल का जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो कम होगा, प्राइमरी का ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी मतलब आउटपुट में आपका वोल्टेज कम आएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये 1/20 लिखना पड़ेगा हमें। तो NS अपॉन NP बस यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो वैसे ही है। और यहाँ से आपको IP का वैल्यू 1 हो जाएगा, IP इज 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two coils A and B are placed in a circuit. दो coil A and B placed in a circuit. When current in the coil A changes by 0.8 ampere, the magnetic flux in a coil B changes by 0.16 Weber. The mutual inductance between the coil is. When current in the coil A, अब देखो coil A और coil B है, मान लो coil A जिसमें करंट चेंज होता है उसको हम प्राइमरी का बोलते हैं, और जिसमें EMF इंड्यूस होता है उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। तो करंट किस में चेंज हो रहा है बताओ, कॉइल ए में चेंज हो रहा है, तो ये प्राइमरी हो गया। कॉइल बी में EMF इंड्यूस हो रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि कॉइल ए में जो करंट चेंज हो रहा है 0.8 एम्पियर से चेंज हो रहा है। तो चेंज इन करंट हम DI ले लेते हैं, DIP कितना हो रहा है 0.8,
प्राइमरी करंट कॉइल में चेंज हो रहा है ना, तो डी आई पी, देखो जब आप डी आई पी बाई डी टी लिखते हो तो इसमें क्या होता है, दिस इज चेंज इन करंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो सिर्फ चेंज इन करंट बोला है 0.8 एम्पियर, और उन्होंने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल बी का जो चेंज हो रहा है, कॉइल बी आपका सेकेंडरी हो जाएगा, वो 0.16 वेबर है। तो सेकेंडरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई एस होगा, चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल फाई एस, और चेंज जब हम बोलते हैं तो या तो डी लगा देते हैं या डेल्टा लगा देते हैं चेंज के लिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम डी ही लगा रहे हैं तो डी ही लगा के रखो, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.16 वेबर। ठीक है, पूछा क्या गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल। अब देखो एम का अगर फॉर्मूला देखोगे तो हम सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू एल, सॉरी एल नहीं एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, चेंज इन प्राइमरी कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई पी बाई डी टी। मैं फिलहाल मॉड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही देखे रखे हुए हैं। अब देखो ई एस क्या होगा बताओ, ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, डी आई पी तो देखे रखा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल के केस में उन्होंने ईएमएफ नहीं दिया हुआ है, बल्कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज हुआ ये दिया हुआ है। अब अगर आप फैराडेस लॉ सोचोगे तो फैराडेस लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, फैराडे लॉ के हिसाब से E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। तो ई एस क्या हो जाएगा बताओ, डी फाई एस बाई डी टी, उसका फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू ई एस, दैट इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी। तो आपका डी टी हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा m का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, m विल बी इक्वल टू डी फाई एस अपॉन डी आई पी, डी फाई एस अपॉन डी आई पी। डी फाई एस का मतलब क्या, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स 0.16, और करंट कितना होगा चेंज 0.8, 0.8, तो आप 16/80 हो जाएगा 0.2, 0.2 हेनरी इज योर आंसर। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा। ठीक है, 0.2 ही आएगा ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16/80 आ जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A coil having effective area A is held with its plane normal to magnetic field of induction B. The magnetic induction is quickly reduced to 25% of its initial value in 1 second. The EMF induced in the coil is. Coil को magnetic field के perpendicular रखा हुआ है, तो coil के थ्रू जो magnetic field जा रहा है वो perpendicular जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि coil का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर भी हम एरिया के परपेंडिकुलर ही बनाते हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, जिससे आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो जब हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं तो फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं बताओ, अब नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, तो एन तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, पर कॉस थीटा तो 1 हो गया है, तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्विकली 25% रिड्यूस कर दिया गया। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दोगे B, इस केस में फ्लक्स का वैल्यू B इंटू ए आ रहा है, कॉस थीटा तो चला गया, तो आपका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, और मेरे हिसाब से वही पूछा गया इन्होंने, EMF कितना इंड्यूस हो रहा है। तो पहले देखो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज किया है, रेड्यूस टू 2 लिखा है, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकता है, अगर रेड्यूस्ड बाय लिखा होता, रेड्यूस्ड बाय 25%, तो मतलब 25% कम किया गया है, 100 था 75 कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रेड्यूस्ड टू 25, मतलब 25% तक रेड्यूस किया गया। तो अगर पहले 100 है तो बाद में 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकेंड फ्लक्स अपॉन फर्स्ट फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये 75 है, सॉरी ये अगर आपका फर्स्ट फ्लक्स 100 है तो सेकेंड फ्लक्स को 25% तक डाउन कर दिया गया, मतलब आपका फाइनल फ्लक्स 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेड्यूस 2 लिखा हुआ है ना, वहां तक ले आया हम, 25% तक ले आए, तो अगर इनिशियल को आप 100 मान रहे हो तो फाइनल को 25 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। और इन्होंने और कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस मैग्नेटिक फील्ड बी दे के रखा हुआ है, पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है, B2/B1 ले लेते हैं, तो B2/B1 आपका क्या आ गया बताओ,
1/4 आ गया। अब इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज करो B है, यानी कि B1 की जगह पर मैं B डाल दूँ, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अगर सपोज करो आपका B1 इज इक्वल टू B है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 क्या हो जाएगा, B/4 हो जाएगा। तो आपको B1 B2 का वैल्यू मिल गया। स्टार्टिंग में B था और आप 25% तक डाउन हो गए, मतलब 75% कम कर दिया, तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड B/4 हो गया। अब हम लोग E का फॉर्मूला लगाते हैं, जो EMF इंड्यूस होगा, क्या होगा बताओ, E इज इक्वल टू d∅dt। मॉड में डाल देते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। d∅dt मतलब चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा बताओ, φ2 माइनस φ1 अपॉन टाइम t हो जाएगा, यही होगा ना, φ2 माइनस φ1 अपॉन t। और इन्होंने और कुछ दिया है क्या, हाँ टाइम देना चाहिए, इन 1 सेकेंड। अच्छा 1 सेकेंड में काम किया हुआ है, तो आपको टाइम भी दे के रखा हुआ है, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है। तो चलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में तो cos थीटा 1 हो रहा है, आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर रहे हो ना, उसका वैल्यू चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन तो वही है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos थीटा 1, तो cos थीटा नहीं आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, तो सेकेंड टाइम का जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, B2 इंटू ए, एरिया तो सेम रहने वाला है, माइनस पहला फ्लक्स क्या था, B1 इंटू ए था, और टाइम आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड का आ जाएगा, तो 1 ऐसे आ जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा, B2 माइनस B1 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि B2 जो है वो क्या है, B/4 है, B/4 है, माइनस B है, तो ये कितना हो जाएगा, -3B/4। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, यार एक बात बताओ, हाँ ठीक है चलेगा, A इंटू -3B/4 आ जाएगा। मॉड से बाहर निकाल दोगे तो 3B/4 नेगेटिव साइन हट जाएगा, 3BA/4 आपका आंसर आ जाएगा, 3BA/4 दैट इज ऑप्शन B आ जाएगा। इसको तुम फटाफट भी कर सकते हो, मैं एक एक करके आराम आराम से तोड़ तोड़ के स्टेप्स इसीलिए बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना अगर मुझे ऐसे ही सॉल्व करना रहे तो आप 2 स्टेप में फट से आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप देखो कैसे 2 स्टेप में आंसर आता है। मुझे पता है कि आपका EMF निकालना है, तो मुझे पता है E इज इक्वल टू d∅dt होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम है, अब टाइम तो मुझे पहले से पता है 1 है, अब फ्लक्स अगर सपोज करो थीटा का वैल्यू 0 है, तो ये सब बनाने की जरूरत थोड़ी ना, आप दिमाग में भी सोच सकते हो ना कि परपेंडिकुलर तो थीटा का वैल्यू 0, cos थीटा 1, तो फ्लक्स का सीधा वैल्यू B इंटू ए आ जाएगा, तो B इंटू ए आएगा, तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा बताओ, B2 इंटू ए, B2 इंटू ए, अब माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा, B1 इंटू ए मॉड में, तो एरिया तो है ही। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे मुझे पता चला कि 25% है, 25% तक आ चुका है, तो पहला मैग्नेटिक फील्ड B है, तो 25% कम कर दोगे तो B/4 हो जाएगा, तो इसमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B/4 माइनस B, ए बाहर आ जाएगा, B/4 माइनस B 3B/4 हो जाएगा, तो बस हो गया आपका 3AB/4। तो ये 4 स्टेप में आंसर आता है, समझे। तो ये अगर आप कुछ चीज़ें दिमाग में ही कर लेते हो, दिमाग में जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो दिमाग में बहुत से कैलकुलेशन हो जाते हैं। अब ये मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कोई B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका 25% क्या होगा, B/4 होगा, 25% का मतलब 1/4 हिस्सा। अच्छा इसका 75% क्या होगा बताओ, इसका 3B/4। तो ये हम बार बार स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको जब नोट्स मिले मेरा तो समझ में आए मैंने क्या किया है, और दूसरी बात मैं एक एक करके ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको आप किस हिसाब से समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो कोई भी हो, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी पर्सन अगर ये देखे तो उसे समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जब टाइम लेके हम एक्सप्लेन करते हैं ना, और आप टाइम लेकर इसे देखते हो, तो फिर धीरे धीरे जब वो अंदर जाता है सारी बातें मेरी, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको गहरे तरीके से समझ में आएगा। 4 क्वेश्चन अगर आपने एकदम गहरे तरीके से सॉल्व किया किसी कॉन्सेप्ट पे, तो फिर अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा फंडा होता है, समझे। इसलिए घबराना नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, कहीं तुमने देख लिया रहेगा कि 2 ही लाइन में सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे इतना बड़ा क्यों जा रहा है, ये भी 2 ही लाइन का आंसर है, और वहाँ स्टेप सारे गायब कर दिए हैं। मुझे तो लेकिन एक एक करके तोड़ ताड़ के आपको बताना है, ताकि मेरे लेक्चर के बाद आप अगर बैठो तो आप रेडी हो जाओ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ये एम होता है। तो घबराना नहीं है, आराम से देखो और एक एक चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करो। आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे समझ जाओगे ना तो फिर
और क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे तो फिर आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत से कैलकुलेशन आप दिमाग में ही कर लोगे, बहुत सी चीज़ें पहले से दिमाग में फिट होगी तो आप लिखोगे नहीं, उसे फटाफट सॉल्व कर ले जाओगे, कुछ दिमाग में ही रह जाएगा स्टेप, तो बहुत कम स्टेप आप बुक में लिखोगे, तो आपसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम आपको बस देना है यहाँ पे। चलो देखो, a metal rod of length L rotates about one of its end in a plane perpendicular to a magnetic field of induction B. If the EMF induced between the ends of the rod is E, then the number of revolutions made by the rod per second is number of revolutions per second, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली में हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है n। तो अब ये सही वही सेम चीज़ है, एक रॉड है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लेते घूम रहा है, इन्होंने बोला है कि रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एक एंड के अबाउट ये घूम रहा है, मान लेते ओमेगा से घूम रहा है ये, तो इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो इसमें मोशन ईएमएफ आ जाएगा, उसका वैल्यू होता है हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये आप जानते हो, ठीक है। इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ या 2 पाई एन, अगर हम फ्रीक्वेंसी एन लिख रहे हैं तो एन, एफ लिख रहे हैं तो एफ। वैसे भी सेकंड पार्ट फिजिक्स में हम फ्रीक्वेंसी को एफ ही लेके चलते हैं, क्योंकि एन कई जगह पे यूज़ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जैसे केसेस में यूज़ होता है, तो हम एफ ले लेंगे। तो ओमेगा जगह 2 पाई एफ डाल दो, और क्या आपको एफ मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, हाफ बी 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 और 2 कैंसल, तो ये क्या है, तो सीधा आ जाएगा बी पाई एल स्क्वायर। बड़ा सिंपल था, कुछ कुछ क्वेश्चन देखो एकदम ही सिंपल हो जाता है, ई अपॉन बी पाई एल स्क्वायर, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ भाई कहाँ, मक्खियों ने तो हालत खराब कर दी है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 coils of self inductance 1 Henry and 3 Henry are connected in series. Their mutual inductance is 5 Henry. The self inductance of the combination is. अब देखो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो सीरीज में आपने 2 कॉइल्स को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, L1 L2 के, तो जो टोटल होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का LS, वो सीधा ऐड हो जाता है L1 प्लस L2। लेकिन अगर इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो तो तभी ऐसा केस आता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरली 0 ही रखा जाता है, लेकिन अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे के रखा हुआ है इनके बीच का, तब आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। तब इसमें 2 केसेस आते हैं। केस 1 कि अगर सपोज करो आपका ये कॉइल ऐसे रखा है और सीरीज में लगा रखा है, मान लो अगर सीरीज में मान लो ये दूसरा कॉइल ऐसे लगा रखा है, आपने इसमें एक अलग से करंट भेजा और इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट भेजा, तो अगर आप सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट भेजते हो और दोनों का फ्लक्स जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा, दोनों का फ्लक्स आपका सेम डायरेक्शन में आएगा, फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो टोटल L होगा दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 और प्लस 2M हो जाएगा। दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है तो प्लस 2M हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में भेज दिया, दोनों का फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक करंट यहाँ भेजा है, यहाँ पे करंट यहाँ भेजा है, तो एक फ्लक्स यहाँ आएगा ऐसे और एक फ्लक्स यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे केस में आपका जो इंडक्टेंसेस है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तब आपका माइनस आ जाता है बीच में, तब आपका LS का वैल्यू हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाता है, ठीक है। तब आपका यहाँ पे माइनस 2M आ जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में। अब हम आप बात करते हैं इन द गिवन क्वेश्चन। अब गिवन क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि आपका जो फ्लक्स है या दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करके रखा हुआ है तो दोनों में करंट जो है सीरीज में है, तो इसका मतलब करंट सेम जा रहा होगा, यहीं से जो करंट ट्रैवल करता है वही करंट सेम इसमें भी घुसता है। तो ये आपका पहला केस आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट केस आ जाएगा, केस 1, दिस इज केस 2। इस केस में फर्स्ट केस हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स भी आएगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो इसमें LS का वैल्यू जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस
2 इंटू म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। जब ये थोड़ा सा दूर होते हैं आपस में, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट हट जाता है, ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, तो सीधा L1 प्लस L2 चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, L1 प्लस L2 सीधा हो जाएगा, सीरीज में रहेगा। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू, और जनरली अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है करंट के बारे में, और अगर उन्होंने लिख दिया कि सीरीज में कनेक्ट किया, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसको भूल जाओ आप। सीरीज वर्ड यूज़ कर लिया है मतलब सेम डायरेक्शन में ही करंट जाएगा, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं दिया हुआ तो सीधा इसको जीरो मान लो, सीधा L1 प्लस L2। अगर दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो दोनों L1 L2 का वैल्यू क्या है, 1 और 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू, और म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू 5 है, तो 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हेनरी हो जाएगा, 14 हेनरी, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइल्स ऑफ, अरे भाई हट जा, 2 coils of wire A and B are placed mutually perpendicular as shown in the figure. When current is changed in any one coil, current induced in another coil is maximum. No current will be induced in another coil. Magnetic flux linked with another coil is maximum. See देखो, coil को इन्होंने perpendicular रख दिया है। अब देखो, जैसे मान लो ये coil है आपका, ठीक है, और इसका अगर मान लो तुमने करंट ऐसे पास करवाया, ऐसे किया ना, 2 coils हैं परपेंडिकुलर, व्हेन करंट इज चेंज इन वन कॉइल, हाँ, और दूसरा कॉइल आपने क्या किया बताओ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रख दिया, इधर ही रखा है मैंने, थोड़ा साइड में कर दिया है इसको। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो करंट चेंज करोगे तो इसका जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, अब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाने का मतलब ये है कि ऐसे जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जाएगा। नो डाउट अगर आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सीधा इसके थ्रू ऐसे जा रहा है, दूसरा कॉइल जो है दूसरे कॉइल के पैरेलल जा रहा है। तो दूसरे कॉइल के पैरेलल अगर जाएगा और दूसरे कॉइल का अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप साफ साफ देख सकते हो, सेकेंड कॉइल के लिए जो उसके परपेंडिकुलर रखा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो सेकेंड कॉइल के थ्रू फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि अगर आपका ये करंट चेंज भी हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज भी हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, थीटा तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो सेकेंड वाले फ्लक्स, सेकेंड वाला जो कॉइल है उसके थ्रू पहले वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होगा, उसके थ्रू पास नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है ऐसे, उसी में दूसरा कॉइल उसके पैरेलल रखा हुआ है, जो थीटा का वैल्यू हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री देगा सेकेंड के थ्रू। तो सेकेंड के थ्रू फ्लक्स ही पास नहीं होगा, जीरो ही होगा हमेशा। तो जब फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है और वो चेंज ही नहीं हो रहा है तो सेकेंड कॉइल में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सेकेंड कॉइल में, और ना ही कोई करंट आएगा, समझे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा बताओ, जीरो होगा, मिनिमम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अनदर कॉइल इज मैक्सिमम, नहीं भाई जीरो होगा, तो ऑप्शन ही गलत है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू अदर प्लेन ऑफ कॉइल, ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कॉइल ऑफ प्लेन के पैरेलल है, और तभी तो एरिया वेक्टर 90 डिग्री बना दे रहा है। आपका अगर कॉइल ऐसा है, ऐसे दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल के परपेंडिकुलर होता उसकी तरह, तब तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ऐसा अच्छा खासा आ जाता, क्योंकि किसी कॉइल के परपेंडिकुलर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डालोगे तो एरिया वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर ही होता है, तब तो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है, और ऐसे केस में आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है। तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, बल्कि फ्लक्स जीरो आ रहा है मतलब पैरेलल है। ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है परपेंडिकुलर से। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल, असली आंसर क्या होगा, पैरेलल टू कॉइल, कॉइल के प्लेन के पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी ऑप्शन गलत है। करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, मैक्सिमम की क्या बात कर रहे हो आप, नो करंट विल बी इंड्यूस इन अनदर कॉइल। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स तो जीरो ही रह जा रहा है हमेशा समझे। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वेरीज विद टाइम एज, फाई का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है, 4t² + 3t + 7।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप सीधा क्या करोगे, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी ले लोगे। EMF का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। बस यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है आपको, डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई का वैल्यू क्या है, 4t² प्लस 3t प्लस 7। चलो डिफ्रेंशिएट करो फटाफट। तो देखो डेरिवेटिव करने आता है ना, 4t² का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 कांस्टेंट है, t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, प्लस 3t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, और 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो आपका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 2 8t प्लस 3, ये आपका EMF आ गया। और आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो t का वैल्यू 2 डाल दो इसके अंदर, तो E का वैल्यू आपका आ जाएगा, E इज इक्वल टू 8t प्लस 3, 8 इंटू 2 प्लस 3, 16 प्लस 3 19 वोल्ट का EMF जनरेट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी। When a current of 4 ampere changes to 8 ampere in 0.6 seconds, ये seconds है यार, मतलब seconds in है, in a primary coil, it induces an EMF of 50 millivolt in secondary coil. The mutual inductance between the two coils is, mutual inductance M ढूंढना है हमें। अब देखो rate of change of current in primary coil क्या दिया हुआ है, पहले तो ऊपर change in current देख लो, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। प्राइमरी कॉइल में 4 एम्पियर से 8 एम्पियर पे करंट चेंज हो रहा है, तो 8 माइनस 4 इतना करंट में चेंज आ जाएगा, कितना 0.6 सेकेंड्स में, 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 4/0.6, तो ये कितना हो जाएगा 40/6, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, 20/3 एम्पियर पर सेकेंड DIP/dt। पॉजिटिव है क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट इंक्रीज होता है तो करंट का रेट ऑफ चेंज जो पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आएगा, इसका मतलब करंट आपका डिक्रीज हो रहा है। और हमेशा जब चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ही निकालना है। चलिए ठीक है, EMF कितना इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, ये हमें पता करना है। तो सेकेंडरी कॉइल में EMF जो इंड्यूस होता है E इज इक्वल टू M, वो होता है DIP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। हम मॉड में लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये इसका वैल्यू का वैल्यू, अच्छा ये इसका वैल्यू देके रखा है 50 मिली वोल्ट है। अब 50 मिली वोल्ट का मतलब क्या होता है, 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू M इंटू DIP/dt का वैल्यू क्या है 20/3। अगर ये नेगेटिव भी होता तो भी हम 20/3 लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन हो जाएगा 20, 0 0 गया, 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। तो अब इसको क्या है 10⁻³ हेनरी का मतलब होता है 10⁻³ मतलब मिली होता है, तो 7.5 मिली हेनरी हो जाएगा। 7.5 मिली हेनरी मतलब ऑप्शन ए। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an average induced EMF of 0.5 volt appears in a coil when the current in it is changed from 10 ampere in one direction to 10 ampere in another direction। क्या लिखा है वन डायरेक्शन, अच्छा इसको रिपीट कर दिया है, टू, इसको हटा दो, टू 10 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 0.8 सेकेंड। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, अब ये एक ही कॉइल की बात हो रही है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, तो पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकाल लो। अब ध्यान से देखो, पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको करंट हम पॉजिटिव ले लेंगे और इसको I1 ले लेंगे, तो आपका I1 क्या हो जाएगा, पहले करंट 10 एम्पियर था एक डायरेक्शन में, बाद में वही सेम करंट 10 एम्पियर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो आपका करंट नेगेटिव लेना है आपको, ठीक है। तो 10 का -10 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, I2 माइनस I1 हो जाएगा और अपॉन टाइम हो जाएगा। तो -10 अपॉन टाइम कितना लिया है इस चीज़ के लिए, इन 0.8 सेकेंड्स, तो 0.8 सेकेंड लिया गया, तो टाइम 0.8 आ जाएगा। तो ये -20 अपॉन 0.8 हो जाएगा, तो ये -200/8 हो जाएगा। आप इसको पॉजिटिव में लोगे तो भी चल जाएगा वैसे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 2 16, 8 5 40 एम्पियर पर सेकेंड। ये आपका DIP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया आपका, ठीक है। और क्या पूछा है बताओ,
सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ अ कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ईएमएफ इंड्यूस ई इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन के केस में एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, मॉड ले लेते हैं। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है इन्होंने दे के रखा है, एन एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज 0.5 वोल्ट, तो 0.5 ले लो आपका इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में लेना है 25 ले लो, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 1/5 इंटू 10⁻⁻1 बोल सकते हो आप, बोल नहीं सकते 10⁻1 10⁻1, हाँ बोल सकते हैं 1/5 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, 1/5 जो होता है 0.2 होता है, यानी कि 2 इंटू 10⁻2 आंसर आ जाएगा। इन्होंने क्या दे के रखा हुआ है, अच्छा तो 2 इंटू 10⁻2 को आप एक और काम करो, मिली हेनरी में दिया हुआ इन्होंने, तो ये हो जाएगा आपका 20, एक जीरो और डाल दो आगे, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, 10⁻³ हेनरी विल बी मिली हेनरी, और ये आपका 20 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चंस इतने, और बाकी जो क्वेश्चंस और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।